हो जाते हैं और काफी लोग एक साथ गायब हो गए। उस साम्राज्य में शक्ति थी, उसकी अपनी शांति, और वो अचानक ही गायब हो गया। क्या तिब्बत पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के जीवों का एक आउटपोस्ट है? दुनिया का ये इलाका एक धार्मिक केंद्र इसलिए बन गया का सबसे ऊंचा भौगोलिक क्षेत्र तिब्बत, उसे दुनिया की छत भी कहते हैं और इसकी औसत ऊंचाई करीब 15,000 फुट है। यहाँ समंदर की सतह के मुकाबले सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी करीब 40% कम है और यहाँ का मौसम बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फिर भी यहाँ 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और हर साल लाखों लोग इन हालात का सामना करके तिब्बत की पवित्र चोटियों को देखने आते हैं, जिनमें से एक माउंट एवरेस्ट भी है जो करीब 8.5 किलोमीटर ऊंची है। तिब्बत को बर्फ की धरती भी कहा जाता है, हम उसे शांग्री ला भी कहते हैं। तिब्बत काफी ऊंचाई पर है, अलग थलग है और बड़ा ही अनोखा है। इस पहाड़ी सल्तनत तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ की अपनी एक बिल्कुल अलग संस्कृति भी है। लाजवाब आर्किटेक्चर है और ऊंचाई तो दिमाग चकरा देती है। तिब्बत के जन्म से जुड़े कई गहरे रहस्य हैं और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। तिब्बत को आमतौर पर देवताओं की भूमि कहा जाता है। ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है जिसे देखने पश्चिम से बहुत लोग आते हैं। शुरुआत से ही तिब्बत की संस्कृति के रहस्यों ने हमें आकर्षित किया है और हम उसके दीवाने भी रहे हैं। तिब्बत में करीब 20,000 साल से इंसान रह रहे हैं। इस बेहद मुश्किल माहौल में रहने वाले शुरुआती लोगों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, मगर तिब्बत के प्राचीन लेखों से पता लगता है कि इस इलाके के पहले शासक जानशंग लोग थे जो यहाँ करीब 500 BC में आए थे। इस प्राचीन संस्कृति की ज्यादातर बातें आज भी राज ही हैं, मगर इनकी धार्मिक परंपरा बौन आज भी तिब्बत में एक शक्तिशाली परंपरा है। असल में तिब्बत का मूल धर्म है बौन या बौन पो, जो कई लिहाज से ताओइज्म से काफी मिलता जुलता है। वो नेचर और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता है। यहाँ के कुछ स्पॉट्स काफी पावरफुल स्पॉट्स हैं। उनमें काफी जादू है, जैसे दानव और जादू टोना। 8वीं सदी में तिब्बत के राजा ट्राइसोंग डेटसेन यहाँ एक नया धर्म और एक नई फिलॉसफी लेकर आए, बौद्ध मत। बौद्ध मत को मानने वाले पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और वो किसी सर्वोच्च शक्ति या देवता पर विश्वास नहीं करते। वो ज्ञान पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसका मतलब होता है आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति। बौन बौद्ध मत और दूसरी स्थानीय परंपराओं के ही मेल से बना है आज का तिब्बती बौद्ध मत। जब यहाँ बौद्ध मत आया था, ठीक उसी वक्त तिब्बत में दुनिया के सबसे रहस्यमयी धार्मिक नेता का भी अवतार हुआ, दलाई लामा का। हम मानते हैं कि दलाई लामा महात्मा बुद्ध के असली वारिस हैं। दलाई लामा उस करुणा के अवतार हैं जो महात्मा बुद्ध ने तिब्बत को खास तौर पर दी थी। आम लोगों की तरह तिब्बत के ज्यादातर महान विचारक मानते हैं कि वो असल में चेनरेजिक का 74वां पुनर्जन्म है और वो महात्मा बुद्ध का ही रूप है। उस लिहाज से आज के दलाई लामा भी उसी महान शक्ति के अवतार हैं। ये लामाज और दूसरी महान हस्तियां तिब्बत में ही रही है, इसलिए हम भी तिब्बत के इन महान गुरुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कई बार तिब्बत जा चुका हूँ और वहाँ जाने के बाद हमारी सोच को काफी विस्तार मिलता है, क्योंकि तिब्बत वो जादुई और रहस्यमयी जगह है जहाँ कुछ भी हो सकता है। तिब्बत सिर्फ पूर्व की धार्मिक परंपरा राज करते हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल होती है। वो सब जानते हैं और वही हमारी पृथ्वी को निर्देश देते हैं। हम मानते हैं कि ये काम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स कर रहे हैं।
उनके पास बेमिसाल टेक्नोलॉजी है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ एयरशिप्स हैं। तो फिर शाम्भाला में क्या हो रहा है? क्या वो मास्टर्स का शहर है, वो जगह जहाँ इंसान और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साथ में रहते हैं और काम करते हैं? बहुत से लोग तो यही मानते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि शम्भाला नाम का वो लुप्त शहर असल में एक बहुत ही उन्नत परग्रही सभ्यता का खुफिया शहर था, जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं? अगर हाँ, तो क्या इसके एलियन ओरिजिन से जुड़े सबूत हमें तिब्बत में कहीं मिल सकते हैं? शायद इससे जुड़े कुछ सुराग हमें इस अनजाने बीहड़ के एक लेजेंडरी एक्सपीडिशन से मिल जाएं। तिब्बत 1927 की गर्मियां। रशियन पेंटर, फिलोसोफर और आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस रोरिक तिब्बत के पठार के इस अनजाने बीहड़ में एक ऐसे अभियान पर गए जो पहले कभी नहीं हुआ था, और उनका मकसद था लुप्त साम्राज्य शम्भाला का पता लगाना। 5 अगस्त 1927 रोरिक ने आसमान में एक अनोखी चीज देखी। उस वक्त वो तिब्बत की उत्तर पूर्वी सरहद के पास पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे। रोरिक ने लिखा कि उन्होंने देखा आसमान में एक बाज उड़ रहा है, और फिर अचानक ही उन्होंने देखा कि एक ओवल शेप का ऑब्जेक्ट आसमान में बहुत तेजी से उनके सर के ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल गया। बाद में 1935 में अपने एक लेक्चर में निकोलस रोएरिच ने बताया, उन्होंने आसमान में जो चीज देखी थी वो एक स्पेसक्राफ्ट या कोई एरियल व्हीकल था जो शायद शम्भाला से ही आया था। क्या इसका मतलब ये है कि निकोलस रोरिच ने करीब 100 साल पहले मॉडर्न यूएफओ साइटिंग शुरू होने के कई दशक पहले ही तिब्बत में एक परग्रही यान देख लिया था? और अगर ऐसा है तो क्या ये कहा जा सकता है कि यहाँ सदियों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो न सिर्फ आध्यात्मिक हैं बल्कि वो दूसरी दुनिया के जीवों की मौजूदगी से भी जुड़ी हुई हैं? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें शुरुआती बौद्ध सभ्यता की जांच में मिल जाएं, जो अचानक ही बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। नगरी परफेक्शा, तिब्बत 2020। करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद ये खंडहर उस रहस्यमय बौद्ध सल्तनत के अवशेष हैं जिसका नाम था गुगे। 10वीं सदी में शुरू हुई ये सभ्यता 700 साल तक बरकरार रही, मगर उसके बाद स्थानीय मिथकों के मुताबिक उसके निवासी गायब हो गए। उस प्राचीन शहर के खंडर बड़े कमाल के हैं। वो तिब्बत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है और वहाँ हजारों ऐसे अवशेष हैं जो किसी मंदिर या महल के लग रहे हैं, मगर अब उनमें से कुछ भी नहीं बचा है। अपने जमाने में वो काफी प्रभावशाली साम्राज्य रहा होगा। इस बेहद खूबसूरत राजधानी में दीवारों पर आर्ट वर्क बने हैं, महात्मा बुद्ध के चित्र हैं, सेक्रेड कार्विंग है और तरह तरह की दूसरी इमेजेस हैं। उसके पास शक्ति थी, उसकी अलग ही शांति, मगर अब कुछ नहीं बचा है। गूंज तब तक लगातार ऑपरेशन में रहा था जब तक वो एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हो गया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था, या लोगों ने वहाँ रहना बंद क्यों कर दिया था, या फिर वो कहाँ चले गए। गुगे 1680 में केंद्रीय तिब्बत सरकार के अधीन आया, मगर वो काफी हद तक अलग थलग ही रहा और करीब 200 सालों तक आजाद भी रहा। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में तिब्बत की सरकार ने गुगे के निवासियों से भी टैक्स लेने का फैसला किया, और जब सैनिक टैक्स लेने वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां तो कोई है ही नहीं। करीब 1 लाख लोग अचानक ही गायब हो गए थे। वो कहां गए ये आज तक एक रहस्य ही है, और तिब्बत के बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनके गायब होने की वजह ये थी कि वो जमीन के नीचे एक लंबे सफर पर चले गए थे। गोगे के किलों में सुरंगों और छिपी हुई सीढ़ियों का जाल सा बिछा था जो जमीन के नीचे गई थी और फिर इस पहाड़ के अंदर चली गई थी। हालांकि जब आर्कियोलॉजिस्ट वहां पहुंचे तब वो खंडर बन चुका था, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि गोगे शहर में जमीन के नीचे जाने के भी कई रास्ते थे। लोग यही मानते थे अगर उन सुरंगों के रास्ते से कोई जाए तो वो पृथ्वी के काफी नीचे तक पहुंच जाएगा और फिर वो उस रास्ते से छिपे हुए शहर शाम्भाला तक पहुंच जाएगा। वो एक एक्टिव सिटी थी जहां लाइट और पावर भी थी। क्या ये कहा जा सकता है कि यहाँ रहने वाले इस प्राचीन सभ्यता के लोग जमीन के नीचे एक महातीर्थ पर मिथीकीय साम्राज्य शम्भाला तक चले गए थे? अगर गए थे तो उनका रास्ता कहाँ तक गया था?
कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि गूगे की सुरंगें पूर्व में एक पवित्र पहाड़ तक जाती थीं, जिसे इन खंडहरों से आसानी से देखा जा सकता था। कैलाश पर्वत। हर साल हजारों तीर्थ यात्री बेहद मुश्किल सफर तय करके इस पवित्र चोटी के बेस तक जाते हैं। हर साल हजारों तीर्थ यात्री ईश्वर का आशीर्वाद पाने की उम्मीद लेकर कैलाश पर्वत तक जाते हैं। और कहा जाता है कैलाश पर्वत पर वहाँ रहने वाले देवी देवताओं और बौद्ध अवतारों की शक्तियाँ समाई हुई है। इस सफर में अगर हर कदम पर बिल्कुल सही तरीके से पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़ा जाए तो करीब 4 हफ्ते लगते हैं, मगर ये रास्ता बहुत ही मुश्किल बना है, इसलिए बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ काल चक्र तंत्र के मुताबिक संभाला साम्राज्य कैलाश पर्वत के पीछे है, मगर कुछ लोग मानते हैं कि वो उसके अंदर ही है। इस पवित्र चोटी पर लगातार नजर रखने वाले बहुत से लोगों ने यहाँ आसमान में कई बड़ी रहस्यमयी चीजें देखी हैं। कैलाश पर्वत हर तरह के रहस्य के केंद्र में है। यूएफओ साइटिंग्स इस बात का संकेत है कि वहाँ पर कुछ छुपा हुआ है, मगर उसके बारे में जाना नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत से जुड़े कई मिथक और कहानियां और कई बड़ी अजीब बातें भी हैं। लोग वहां तीर्थ करने जाते हैं, मगर उनसे कहा जाता है कि वहां ज्यादा देर तक न रहें, क्योंकि उस पहाड़ के अंदर कोई रेडियो एक्टिव चीज है। हमें बताया गया कि वहां पर लोग फिजिकल फॉर्म और नॉन फिजिकल फॉर्म में भी रहते हैं। वो इस दुनिया की एक सबसे अनोखी जगह है। क्या ये कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत पर होने वाली अजीबोगरीब घटना और उसका संभाला से संबंध उन परग्रही गतिविधियों से जुड़े